Hello students, how are you? My name is Dr. Jyoti Singh and today I am going to start a new chapter number 13 sound. So let us start this chapter. इस चैप्टर में हम साउंड के बारे में पढ़ेंगे और साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, साउंड कैसे हम सुनते हैं और कैसे हम साउंड जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होता है। इन्हीं सब कॉमन क्वेरीज के बारे में हम एक बेसिक सा साउंड के बारे में हम पढ़ेंगे। सो लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर। हाउ डू यू कम टू नो दैट अ पीरियड इज़ ओवर इन योर स्कूल? आपको कैसे पता चलता है कि कोई पीरियड ख़त्म हो गया? जैसे हिंदी का पीरियड चल रहा है तो हिंदी का पीरियड ख़त्म हो गया, कैसे पता चलता है? आपके स्कूल में एक बेल बजती होगी या कोई एक इलेक्ट्रॉनिक रिंग बजती होगी, ठीक है? तो इससे आपको पता चल जाता है कि दिस पीरियड इज़ नाउ ओवर। और ये कौन सा पीरियड चल रहा है? फोर्थ पीरियड चल रहा है, फिफ्थ पीरियड चल रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपके स्कूल में बेल्स रिंग करती होगी तो आपको पता चल जाता है कि ये पीरियड चल रहा है, ठीक है? तो और एक ही साथ सारे स्कूल के बच्चों को पता चल जाता है, तो कोई ना कोई रिंग और कोई ना कोई बेल ज़रूर बजती होगी, तभी आपको पता चलता है ना? सो यू कम टू नो ईजिली डैट समवन इज़ एट योर डोर when he knocks or you hear the sound of the doorbell. Most of the time you can make out that someone is approaching you just by hearing the footsteps. तो कई बार जो है आपको अपने घर में भी अगर कोई दरवाजे पे आया है, नॉक किया, तो आपको पता लग जाता है नॉक करने से, है ना? या कोई डोर बेल बजाता है तो आपको पता लग जाता है कि दरवाजे पे कोई आया है। और बहुत बार जब कोई आपकी तरफ बढ़ रहा होता है, ठीक है, तो आपको पता चल जाता है कि आपकी तरफ कोई आ रहा है उसके पैरों की आवाज़ सुन करके, ठीक है? या कोई आपसे दूर जा रहा है तो भी उसके कदमों की आहट जो है वो धीमे धीमे उसकी आवाज़ कम होने लगती है। अगर आपकी तरफ कोई आ रहा है तो उसके कदमों की जो आवाज़ की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ने लगती है, तो आपको पता लग जाता है कि आपकी तरफ कोई आ रहा है या आपसे दूर कोई जा रहा है ना? तो ये सब कैसे होता है? ये सब एक तरीके के साउंड के ऊपर डिपेंडेंट है ये सारी चीज़, ये सारी एक्टिविटीज़। अगर हम ये साउंड नहीं प्रोड्यूस हुए रहते या हमारे पास ऐसी एबिलिटी नहीं रहती कि हम साउंड को सुन सकते, तो ये सब चीज़ें हो पाती क्या? ये सब चीज़ें नहीं हो पाती, ठीक है? तो दो चीज़ें हैं, एक साउंड का प्रोडक्शन और एक हमारे अंदर एबिलिटी इस तरह के साउंड को सुन सकने की। तो दोनों चीज़ें जो हैं वर्क करती हैं और साउंड को एक बहुत ही अच्छा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बनाती है। और अलग अलग साउंड का अलग अलग मतलब होता है, हमने ये परसीव किया है। जो भी हम आज लैंग्वेजेस बोलते हैं ये भी एक तरीके का साउंड ही है और हर एक साउंड का एक मतलब होता है, ये हमने इंटरप्रिटेशन कर रखा है, तो इसी को हम एक लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। तो साउंड जो है हमारी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है? एंड वी मस्ट अप्रिशिएट दिस नॉलेज ऑफ साउंड। और अब हम साउंड के डिफरेंट एप्लीकेशंस पढ़ेंगे कि कैसे हमने ये जो साउंड की एबिलिटी है हमारी प्रोड्यूस करने की और सुन सकने की, इसको कैसे हमने ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज़ किया है। You might have played a game called hide and seek. In this game, a person is blindfolded and has to catch the remaining players. How is the blind person able to guess which player is closest to her? तो आप सबने हाइड एंड सीक का गेम खेला होगा, है ना? कपड़े आँख के ऊपर आपके ऊपर एक कपड़े की पट्टी बांध दी जाती है और आपको सबको पकड़ना होता है। तो जस्ट बाय हियरिंग द साउंड, ठीक है, नॉइज़, आप गैस करते हो कि कोई आपके अगल है, बगल है, तो आप उसको पकड़ने की कोशिश करते हो। कोई किस डायरेक्शन में है आप अपना हाथ उसी डायरेक्शन में बढ़ाते हो, जस्ट बिकॉज कि आप जो है उसके साउंड को पहचान सकते हो, उसके साउंड को सुन सकते हो। तो ये वजह है कि साउंड इज सच अ इम्पॉर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ। साउंड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स. It helps us to communicate with one another. We hear a variety of sound in our surroundings. तो साउंड जो है हमारी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसी की वजह से हम एक दूसरे से बातें कर सकते हैं, एक दूसरे की भाषा सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, इंटरप्रिटेट कर सकते हैं, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं, किसी को खुश कर सकते हैं, नाराज़ कर सकते हैं। एवरीथिंग इज़ जस्ट डिपेंडेंट अपॉन द sound. So sound is such an important thing in our lives, especially in the lives of human. और हम अपने अगल बगल जो है बहुत तरीके के साउंड सुनते हैं, ठीक है? और इन्हीं साउंड से हम कई बार डेंजर को परसीव करते हैं,
खुशी को महसूस भी करते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ साउंड यू हियर इन योर सराउंडिंग, तो एक लिस्ट बनाइए, आप अपने अगल बगल कौन से साउंड सुनते हैं, जैसे चिड़िया का चहकना, ठीक है, कबूतर का साउंड सुनते हैं, डॉग्स का साउंड सुनते हैं, काऊ का साउंड सुनते हैं, ह्यूमन का साउंड सुनते हैं। आप स्कूल में जो है, जब स्कूल चल रहा होता है या रिसेस होती है तो बहुत सारे बच्चे आपस में बात करते हैं तो उनका शोर सुनते हैं, है ना। तो ट्रेन आ रही है या जा रही है उसके आवाज़ सुनते हैं, उसकी भी हॉर्न होती है। आप जब रोड पे चल रहे होते हैं तो आपको कोई जो है साइकिल से जाता है तो वो घंटी बजा के जाता है, या कोई गाड़ी जाती है तो वो हॉर्न दे के जाती है। तो जो हॉर्न है उसकी इंटेंसिटी से भी आप एक गेस कर लेते हो कि आपके पीछे मोटरसाइकिल आ रही है, स्कूटी आ रही है, कार आ रही है, साइकिल आ रही है ना। तो ये सारे साउंड जनरल साउंड्स हैं जो डे टू डे लाइफ में आप ज़रूर से सुनते होंगे और इनका मतलब भी समझते होंगे कि इसका क्या मतलब है। हर एक साउंड के साथ एक मीनिंग एसोसिएटेड है हमारी लाइफ में, इसीलिए साउंड हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। कई बार आपने सुना होगा कि एक्सीडेंट्स के बारे में मैं यहाँ बात कर रही हूँ कि बहुत सारे लोग जो है अपने कान में ईयरफोन लगा के चल रहे होते हैं और ट्रेन की पटरी से क्रॉस करते हुए कई बार उनके साथ बहुत बुरा एक्सीडेंट भी हो जाता है और उनकी डेथ भी हो जाती है। इट इज़ जस्ट बिकॉज दे हैव पुट देयर ईयरफोन इन देयर ईयर्स एंड दे वर नॉट एबल टू हियर द horn the train is producing, so they have to face a very deadly accidents. So sound does play a very important role in our life and we have to make an interpretation of each and every sound to make our life better. In the music room of your school, you hear the sound produced by musical instruments like flute, tabla, harmonium, etc. तो आपने अपने स्कूल में म्यूज़िक रूम में बहुत सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के साउंड भी सुने होंगे, जैसे कि फ्लूट मतलब बांसुरी, तबला, हारमोनियम, इन सब का साउंड आपने सुना होगा, ठीक है। तो ये सारे साउंड अलग अलग तरीके के होते हैं ना। फ्लूट का साउंड अलग होता है, यू कैन रिकग्नाइज कि फ्लूट बज रहा है, यू कैन रिकग्नाइज कि नो दिस इज़ हारमोनियम साउंड, यू कैन रिकग्नाइज दैट दिस इज़ the sound of a tabla. So you can recognize different sounds produced by each musical instruments. How is sound produced? तो अब ये क्वेश्चन आता है कि साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है, ठीक है। जैसे मेरा साउंड या मेरी आवाज़ अलग है, ठीक है, जबकि मैं वही लैंग्वेज बोल रही हूँ जो कि आप लोग बोलते हैं, लेकिन मेरे गले का साउंड अलग है ना। सबकी एक आवाज़ होती है, अमिताभ बच्चन की आवाज़ अलग है ना। वैसे ही मुरली की आवाज़ अलग है, तबले की आवाज़ अलग है। तो ये साउंड आखिर प्रोड्यूस कैसे होता है, रूट कॉज कहाँ है इसका, ठीक है। हाउ डज इट ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। दूसरा क्वेश्चन है कि चलिए ठीक है साउंड प्रोड्यूस हो गया, तो अब ये एक प्लेस से दूसरी जगह ट्रैवल कैसे करता है। जैसे आप अभी यूट्यूब पे सुन रहे हैं, ठीक है, साउंड सुन रहे हैं ना, तो मैं यहाँ बोल रही हूँ, आप वहाँ से सुन रहे हैं, या फ़ोन पे हम किसी से लाइव इंटरेक्शन करते हैं, तो एक जगह का साउंड दूसरी जगह कैसे पहुँच जाता है। आप सबने कभी सोचा है, कभी ना कभी तो सोचा ही होगा। तो ये क्वेश्चन का आंसर हम ज़रूर से इस चैप्टर में कवर करेंगे, फाइन। तो हाउ डू वी हियर साउंड, और हम साउंड कैसे सुनते हैं, मतलब हमारी बॉडी में भी तो कुछ ना कुछ इसके रिसेप्टर्स लगे होंगे ना साउंड सुनने के, और फिर बाद में हमने उसका एक मतलब बना दिया है कि इस तरह का साउंड सुनेंगे तो इसका ये मतलब है, इस तरह का साउंड सुनेंगे तो इसका ये मतलब है। तो ये तो है, तो हमारे ब्रेन में भी और हमारे पास भी कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जिससे कि हम साउंड सुनने की एबिलिटी रखते हैं और फिर उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं। Why are some sounds louder than the others? और कुछ आवाज़ तेज़ होती हैं, कुछ आवाज़ मध्यम होती है, इसका क्या रीज़न है। So we shall discuss such questions in this chapter. तो इस पूरे चैप्टर में हम इन 4 सवालों का जवाब ज़रूर से समझेंगे और जानेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ इज़ साउंड प्रोड्यूस। तो साउंड आगे प्रोड्यूस कैसे होता है, ठीक है। ये कुछ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसको कि आप अपने म्यूज़िक रूम में ज़रूर से देखते होंगे, ठीक है। तो ये अब हम पहला क्वेश्चन है, साउंड इज़ प्रोड्यूस बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी। तो हमारा जो पहला टॉपिक है, हाउ इज़ साउंड प्रोड्यूस। तो साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है इसके बारे में सबसे पहले हम समझेंगे। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है, साउंड इज़ प्रोड्यूस बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी। तो कोई भी साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस ऐसे होता है कि जब भी कोई चीज़ वाइब्रेट करती है तो उससे एक साउंड प्रोड्यूस होता है,
ठीक है। वाइब्रेशन का मतलब है एक टू एंड फ्रो मोशन, जैसे कोई चीज़ यहाँ है तो ये स्टिल है, लेकिन जब ये ऐसे 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 करेगी, हिलेगी, टू एंड फ्रो, एक बार आगे एक बार पीछे, इसी को हम वाइब्रेशन भी कहते हैं। तो जब भी कोई चीज़ वाइब्रेट करती है तो वो एक साउंड प्रोड्यूस करती है। जैसे मैं बोल रही हूँ तो जीभ जो है मेरी वो भी ऊपर नीचे हो रही है। अगर जीभ नहीं होती तो हम साउंड प्रोड्यूस कर पाते? नहीं कर पाते। मतलब एक उसका एक जो पिच है, जो मैं बोलना चाह रही हूँ वो मैं नहीं बोल पाती, ठीक है। वाइब्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रोड्यूसिंग एनी साउंड। टच द स्कूल बेल व्हेन नॉट इन यूज, व्हाट डू यू फील? अगेन टच इट व्हेन प्रोड्यूसिंग साउंड, कैन यू फील इट वाइब्रेटिंग? तो आप अपने स्कूल की जो बेल है, स्कूल बेल आपने देखी होगी, ठीक है, वो एक मेटल का होता है, ठीक है, और उसके ऊपर एक मेटल के हथौड़े से हम बेल को करते हैं, रिंग मतलब उसको पीटते हैं तो एक साउंड प्रोड्यूस होता है। तो अगर जब वो बेल जब स्टिल खड़ी रहती है तो आप उसको छूइए, आपको कुछ नहीं लगेगा, खड़ा है, ठीक है। जब आप उसके ऊपर रिंग करेंगे तो एक झंझनाहट सी, एक वाइब्रेशन आपको सुनने को मिलेगा। जब आप उसको टच करेंगे तो आपको फील होगा कि ये कुछ अंदर से हिल रहा है, ठीक है। तो कई बार हम ये वाइब्रेशन फील कर पाते हैं और कई बार हम ये वाइब्रेशन फील नहीं कर पाते हैं, जस्ट बिकॉज कि वो काफ़ी स्मॉल रेंज की होती है। लेकिन अगर हाई रेंज की वाइब्रेशन होती है तो हम उसको सुन पाते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से जो है साउंड जो होता है वो प्रोड्यूस होता है। तो अब हम इसको समझने के लिए एक एक्टिविटी करेंगे, एक्टिविटी नंबर 13.1, ठीक है। एक्टिविटी 13.1, टेक अ मेटल प्लेट और ए पैन, हैंग इट एट कन्वीनियंट प्लेस इन सच अ वे दैट इट डज नॉट टच एनी वॉल। जैसे कि एक इस तरीके से आप सेटअप बना लीजिए, एक जो है पैन को ले लीजिए और उसको ऐसे उल्टा टांग दीजिए और वो किसी दीवार को टच ना करती हो, बीचों बीच टांग दीजिए, ठीक है। नाउ स्ट्राइक इट विद अ स्टिक, और इसके ऊपर एक स्टिक से, जैसे ये बच्चा कर रहा है, इसके ऊपर जो है आप स्ट्राइक करिए, ठीक है। डू यू हियर अ साउंड? टच द प्लेट और पैन जेंटली विद योर फिंगर, डू यू फील द वाइब्रेशन? तो जब आप उसके ऊपर साउंड ऐसे करेंगे, ठक करेंगे, तो आपको एक वाइब्रेशन से सुनाई देगी, है ना। तो और जब आप पैन को टच करेंगे तब भी आपको एक झंझनाहट महसूस होगी, ठीक है। वाइब्रेशन जिसको कहते हैं वो आप फील कर सकते हैं कि ये जो पैन है इसमें एक वाइब्रेशन हो रही है। अगेन स्ट्राइक द पैन विद द स्टिक एंड होल्ड इट टाइटली विद योर हैंड इमीडिएटली आफ्टर स्ट्राइकिंग। तो जब जैसे ही आप पैन को स्ट्राइक करिए और इस पे पैन पे, तो आप उसको पैन को होल्ड कर लीजिए, तो आप देखेंगे कि वो बहुत तेज़ी से वाइब्रेट कर रहा था और आपके पकड़ते ही वो वाइब्रेशन ख़त्म हो गई, ठीक है। डू यू स्टिल हियर द साउंड? तो जैसे ही आपने उसको टाइट पकड़ा तो वो वाइब्रेशन उसकी कम हो गई, बंद हो गई और उसका साउंड भी इमीडिएटली स्टॉप हो गया, है ना। जैसे आपने उसको स्ट्राइक किया और कुछ नहीं किया तो काफ़ी देर तक आप उसकी साउंड जो है वो गूंजती रही हवा में। लेकिन अगर आपने उसको स्ट्राइक किया और स्ट्राइक करते ही तुरंत टाइटली पकड़ लिया तो उसकी झंझनाहट इमीडिएटली ख़त्म हो जाती है और उस साउंड का जो इको है वो भी आपको काफ़ी देर तक नहीं सुनाई देगा, वो इमीडिएटली स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। टच द प्लेट आफ्टर इट स्टॉप्स प्रोड्यूसिंग साउंड, कैन यू फील द वाइब्रेशंस नाउ? तो अब आपको वाइब्रेशन नहीं सुनाई देगी जब आप उसको टाइटली पकड़ लेंगे तो, यानी कि कहीं ना कहीं वाइब्रेशन जो है एक मेजर रोल प्ले करता है इन द प्रोडक्शन ऑफ साउंड। फाइन। अब हम देखेंगे एक्टिविटी 13.2। तो इसमें कहा गया है टेक अ रबर बैंड, पुट इट अराउंड द लॉन्गर साइड ऑफ द पेंसिल बॉक्स। एक रबर बैंड ले लेना है और उसको इस तरीके से अपने पेंसिल बॉक्स में फिक्स कर लेना है, ठीक है। तो लॉन्गर साइड पे फिक्स करना है। इंसर्ट 2 पेंसिल्स बिटवीन द बॉक्स एंड द स्ट्रेच रबर, ठीक है। नाउ प्लग द रबर बैंड समवेयर इन द मिडिल, डू यू हियर एनी साउंड? डज द बैंड वाइब्रेट? तो इस तरीके का आपको एक सेटअप बना लेना है अपने पास, ठीक है। पेंसिल बॉक्स और पेंसिल और रबर लेके इस तरह का सेटअप बनाएंगे तो जब आप ये रबर को उठाएंगे तो और छोड़ेंगे तो आपको एक वाइब्रेटिंग साउंड सुनाई देगा, ठीक है। जैसे लगेगा जैसे कुछ हनी बी जो है वो बोल रही है, इस तरीके का साउंड आपको एक प्रोड्यूस होगा, ठीक है, इस रबर बैंड की वजह से। सो इस तरह की एक्टिविटी आप जो है एक प्लान करिए, ठीक है। एज यू लर्न इन क्लास 7, टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वाइब्रेशन।
तो वाइब्रेशन क्या होता है, टू एंड फ्रो, यानी आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे जाने की बात को जो है, इस तरह के मोशन को हम टू और फ्रो मोशन कहते हैं या आगे पीछे जाना कहते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, वाइब्रेशन। टू एंड फ्रो motion of an object is called a vibration. When a tightly stretched band is plugged, it vibrates and produces साउंड। तो इस तरीके का टाइटली रबर बैंड टाइट खींच दिया है, आपने उसको उठाया तो वो उसने वाइब्रेशन करना शुरू कर दिया, और इस तरह की साउंड को हम वाइब्रेशन साउंड कहते हैं। When it stops vibrating, it does not produce any sound. तो जब आप उसको छोड़ दोगे, रबर बैंड को वापस अपनी प्लेस पे छोड़ दोगे, तो उसका वाइब्रेशन थोड़ी देर के बाद बंद हो जाएगा, और जब वो वाइब्रेशन बंद कर देगा तो फिर वो कोई भी साउंड नहीं प्रोड्यूस करेगा। यानी साउंड का प्रोडक्शन कहीं ना कहीं वाइब्रेशन से रिलेटेड है, यानी कोई भी चीज़ साउंड तभी प्रोड्यूस करती है जब वो वाइब्रेट कर रही होती है। फाइन, अब हम इस चीज़ को और कंफर्म करते हैं एक और एक्टिविटी के थ्रू। एक्टिविटी 13. टेक अ मेटल डिश, पोर वाटर इन इट, स्ट्राइक इट एट इट्स एज विद अ स्पून। एक मेटल डिश ले लेना है, ठीक है, मतलब कोई भी धातु का बर्तन, जैसे आपने एक डोंगा ही ले लिया, स्टील का डोंगा ले लिया, हाँ, उसमें कुछ पानी रख दीजिए और उसके साइड में जो है आप उसके किनारे पे ऐसे स्ट्राइक करिए, ठीक है। डू यू हियर अ साउंड, क्या आपको कोई आवाज़ सुनाई देती है? आपको आवाज़ सुनाई देगी, है ना। अगेन स्ट्राइक द डिश एंड देन टच इट, और फिर से उसको स्ट्राइक करिए और उसको टच करिए, आपको एक वाइब्रेशन फील होगी, ठीक है। कैन यू फील द डिश वाइब्रेटिंग? यस, आपको एक वाइब्रेशन फील होगी। स्ट्राइक द डिश अगेन, लुक एट द सरफेस ऑफ वाटर। तो जो आपने कटोरी में पानी लिया होगा उसके सरफेस के ऊपर आप देखिए, आपको दिखेगा कि उस सरफेस के ऊपर रिपल्स, लहरें टाइप की, तरंगे टाइप की बन रही होंगी, है ना। तो वो वाइब्रेशन जो है, जब आपने उसको स्ट्राइक किया तो वो वाइब्रेशन जो है वाटर, क्योंकि वाटर लिक्विड है, ठीक है, वो जो है कोई भी शेप ले सकता है, तो वो वाइब्रेशन जो उस मेटल प्लेट उस डिश में थी, वो वाइब्रेशन वाटर में भी ट्रांसफ़र हो गई। तो आपको पानी में लहरें टाइप की, तरंगे, रिपल्स टाइप की दिखेंगी, क्योंकि वो आपने उसको स्ट्राइक किया तो उसकी वजह से एक वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुआ, और वो वाइब्रेशन जो है लिक्विड यानी वाटर में भी ट्रांसफ़र हुआ, इस वजह से वाटर भी वाइब्रेशन में आ गया। Strike the dish again, look at the surface of water, do you see any waves there? Yes. Now hold the dish, what change do you observe on the surface of water? अगर जब आपने स्ट्राइक किया तो आपने देखा कि वाटर में वेव्स उठ रही हैं, तो जब आप पकड़ेंगे तो वो वाइब्रेशन कम हो जाएगा, तो वाटर में से भी वाइब्रेशन ख़त्म हो जाएगा। यानी कोई भी चीज़ तभी हिलती है, वाइब्रेट करती है, जब आप उसको स्ट्राइक करते हैं, और जैसे ही वाइब्रेशन ख़त्म हो जाएगी तो वहाँ से रिपल्स होना बंद हो जाएगी। यानी रिपल्स जो बनी, जो वेव्स बनी वाटर में, वो वाइब्रेशन की वजह से बनी, और जब आपने टच किया तो वाइब्रेशन ख़त्म हुआ, तो वाटर में से वेव्स ख़त्म हो गई। फाइन, कैन यू एक्सप्लेन द चेंज? इज देयर अ हिंट टू कनेक्ट साउंड विद द वाइब्रेशन ऑफ ए बॉडी? तो अब आप समझ रहे होंगे ना, ये एक कनेक्शन है कहीं ना कहीं साउंड प्रोडक्शन से और वाइब्रेशन से। यानी वाइब्रेशन तभी प्रोड्यूस होती है जब कोई साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है, या आप अपोजिट भी कह सकते हैं, साउंड इज प्रोड्यूस व्हेन अ सब्सटेंस वाइब्रेट, ठीक है, यानी हर वाइब्रेशन एक साउंड प्रोड्यूस करता है। फाइन, जैसे यहाँ पे आप एक फिगर में देख सकते हैं, ये मेटल की एक थाली ले ली गई, इसमें पानी भर लिया गया, जब हमने स्ट्राइक किया तो जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुई उसकी वजह से वाटर में भी इस तरह की वेव्स बनी। Fine. We see that a vibrating object produces sound. In some cases, the vibrations are easily visible to us, but in most cases, their amplitude is so small that we cannot see them. However, we can feel them. तो हमने ये क्या कॉन्क्लूड किया इन एक्टिविटीज़ से? इन एक्टिविटीज़ से हमने ये कॉन्क्लूड किया कि वाइब्रेशन जो होता है वो साउंड का कॉज होता है। जब भी कोई वाइब्रेशन होगा वो एक साउंड प्रोड्यूस करेगा। कई बार हम इन वाइब्रेशंस को देख पाते हैं, कई बार हम इन वाइब्रेशंस को नहीं देख पाते हैं, कई बार हम इनको फील कर पाते हैं, लेकिन ठीक है, और कई बार हम इनको नहीं देख पाते हैं क्योंकि ज़्यादातर केसेस में इनका एम्पलीट्यूड, मतलब कि जो वेव है उसका जो साइज़ है वो इतना छोटा होता है कि हम इनको नहीं देख पाते हैं, लेकिन हम इनको फील ज़रूर कर सकते हैं, है ना। तो ये वाइब्रेशन जो होता है वो हमेशा ही साउंड का
कॉज होता है। तो हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया कि हाउ इज साउंड प्रोड्यूस, साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेशन। जब भी कोई वाइब्रेशन होगी साउंड का प्रोडक्शन होगा। अब हम देखते हैं एक्टिविटी नंबर 13.4। तो एक्टिविटी 13.4 में क्या कहा गया है, टेक अ हॉलो कोकोनट शेल एंड मेक अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इकतारा। तो इकतारा जो है एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो जनरली लोकल पॉपुलेशन में बनाया जाता है, काफ़ी पॉपुलर है। तो इस तरह का ये इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। ये एक हॉलो, आप नारियल का जो खोला होता है ना जिसमें से नारियल निकलता है, उसकी मदद से इसको बना सकते हैं। यू कैन ऑल्सो मेक इट विद द हेल्प ऑफ एन अर्थन पॉट। एक मिट्टी के वो जो आते हैं उसकी मदद से भी आप इसको बना सकते हो, है ना। जहाँ नारियल का खोखा लगा है वहाँ पे आप मिट्टी का एक अर्थन पॉट भी ले सकते हो। प्ले दिस इंस्ट्रूमेंट एंड आइडेंटिफाई इट्स वाइब्रेटिंग पार्ट। तो इस तरह के इंस्ट्रूमेंट को आप जो है लीजिए और बनाइए। तो आप देखेंगे कि इसमें डिफरेंट साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं, है ना। मेक ए लिस्ट ऑफ फैमिलियर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड आइडेंटिफाई देयर वाइब्रेटिंग पार्ट। अ फ्यू एग्जांपल्स आर गिवन इन टेबल 13.1। कंपेयर कंप्लीट लिस्ट रेस्ट ऑफ द टेबल, ठीक है। तो जब भी कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आपने बहुत सारे देखे होंगे, जैसे हारमोनियम देखा होगा, तबला देखा होगा, फ्लूट देखा होगा, है ना। तो हर एक इंस्ट्रूमेंट का एक पर्टिकुलर शेप होता है। हाँ, हम कहेंगे कि जैसे गिटार है, ठीक है। गिटार में जो तारें होती हैं उनकी वजह से उसमें वाइब्रेशन होता है। लेकिन गिटार में आपने देखा होगा तार के नीचे एक हॉलो उसमें कुछ रहता नहीं है, एक हॉलो स्पेस होता है ना। जैसे आप यहाँ एक तारा में देख सकते हैं, एक हॉलो स्पेस होता है। तो जब भी कोई चीज़ वाइब्रेट करती है तो उसके अगल बगल कौन सी चीज़ें हैं, ये भी काफ़ी हद तक रोल प्ले करती हैं कि वाइब्रेशन की वजह से कैसा साउंड आएगा। हमें पता है कि साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन, फाइन, दिस इज़ गुड, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। लेकिन वो साउंड कैसा आएगा, ठीक है, उसकी क्वालिटी क्या होगी, उसकी पिच क्या होगी, इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, ये डिपेंड करता है कि उसकी सराउंडिंग्स में कौन सी चीज़ है, ठीक है। अब जैसे एक तारा है, उसके नीचे आपने अर्थन पॉट रखा है कि नारियल का खोला रखा है और कितना बड़ा रखा है। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी हद तक डिटरमाइन करेंगी कि जो भी साउंड प्रोड्यूस हो रहा है उसकी पिच क्या होगी, उसकी जो है क्वालिटी क्या होगी, किस तरह की साउंड हमको सुनाई देगी, पतली मोटी, है ना, इस तरीके से। तो ये इंस्ट्रूमेंट, जितने भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, तो भले ही इसमें वाइब्रेटिंग पार्ट जो होता है वो एक, जिसको हम तार कह सकते हैं, कॉर्ड कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट एज ए होल ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं। भले ही हम तार को खींच के साउंड उसमें वाइब्रेशन लाते हैं, बट जो आवाज़ निकलती है फाइनल, वो पूरे इंस्ट्रूमेंट की वजह से निकलती है। तो यहाँ पे एक टेबल है, टेबल 13.1, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड देयर वाइब्रेटिंग पार्ट। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स कुछ दिए हुए हैं और उसके वाइब्रेटिंग पार्ट्स दिए हुए हैं जिसे आपको कंप्लीट करना है। तो ये टेबल आप अपने आप कंप्लीट करिएगा। आप लोग बहुत म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाते भी होंगे, जैसे कि इसमें एग्जाम्पल दिया है कि वीणा में वाइब्रेशन प्रोड्यूस करने के लिए कौन सी चीज़ यूज़ होती है, वो है स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग्स, ठीक है। जो उसकी स्ट्रिंग्स होती हैं उसको ऐसे करेंगे तो साउंड प्रोड्यूस होता है, बट वीणा एज ए होल इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। ऐसे तो तार तो गिटार में भी यूज़ होता है, बट गिटार का जो शेप होता है वो एक गिटार का साउंड प्रोड्यूस करता है ना। तबला में स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, वो उसकी वजह से हम जब उसको ठोकते हैं, पीटते हैं, तो उसमें से एक वाइब्रेशन निकलती है, तो हम कहते हैं कि ये तबला बज रहा है। हाँ, तो उसका शेप जो है काफ़ी हद तक डिटरमाइन करता है कि किस तरह का साउंड तो प्रोड्यूस होता है तबले से भी, ढोलक से भी, बट कैसा होगा ये तबले की शेप की वजह से है। वीणा और गिटार दोनों में स्ट्रिंग्स यूज़ होती हैं, लेकिन साउंड अलग अलग आता है जस्ट बिकॉज ऑफ देयर शेप, बिकॉज दे आर एज अ होल एंटिटी वो काम करते हैं। मेनी ऑफ यू माइट हैव सीन द मंजीरा, ठीक है, द घंटम एंड द moot pots and the kartal. These musical instruments are commonly used in many parts of our country. कई बार आपने पूजा में, आरती में, मंदिरों में इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स देखे होंगे, है ना, बजते हुए। तो these instruments are simply beaten और struck, ठीक। और इस तरह के इंस्ट्रूमेंट बजाना बहुत ईजी होता है, सबको, हर कोई बजा सकता है। जैसे आप घंटम देख रहे हैं यहाँ पे, ये घड़ा है एक तरीके का, साउथ इंडिया में काफ़ी ये पॉपुलर है इस तरह का इंस्ट्रूमेंट, क्लासिकल म्यूज़िक में लोग काफ़ी बजाते हैं। कैन यू नेम अ फ्यू अदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ दिस टाइप?
यू कैन मेक अ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। तो आप भी एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट इस तरीके से कुछ भी बजा दीजिए, वो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है। अगर आप उसको सुर ताल से एक पर्टिकुलर पिच और एक वाइब्रेशन पे बजाते हैं तो अच्छा लगेगा। तो हर कोई चीज़ एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है। कई लोग जो है अपनी आवाज़ से ही म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज़ निकाल देते हैं, है ना, बिकॉज दे प्रोड्यूस सच वाइब्रेशंस एक पर्टिकुलर पिच पे, तो वो अच्छी लगती है। तो जैसे आप यहाँ पे कुछ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट देख सकते हैं, जैसे ये घटम है, ये जो है मंजीरा है। हाँ, पूजा और आरती में कई बार आपने ये बजते हुए सुना होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं एक एक्टिविटी 13.5। टेक 6 to 8 bowls or tumblers, fill them with water up to different levels, increasing gradually from one end to the other. Now take a pencil and strike the bowls gently. Strike all of them in succession. You will hear pleasant sound. This is your जल तरंग। तो आप एक जल तरंग म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बना सकते हैं, जैसे इस लड़के ने बनाया है। ये बहुत ही, तो आप क्या करिए, 6 से 8 ग्लास ले लीजिए और उन ग्लासेस में थोड़ा थोड़ा करके पानी बढ़ाते जाइए। जैसे यहाँ पे सबसे कम है पानी, फिर पानी बढ़ा, फिर पानी और बढ़ा, फिर पानी, तो सबसे लास्ट में सबसे ज़्यादा पानी। तो जब उनको स्ट्राइक करेंगे तो सब में अलग अलग साउंड निकलेगा। ग्लास एक ही है ना, लेकिन साउंड, क्योंकि उसके अंदर पानी का लेवल अलग अलग है, तो जो वाइब्रेशन है एज ए एंटिटी सबसे थोड़ी थोड़ी अलग आएगी। तो ये आपके जल तरंग की म्यूज़िक आएगी और ये भी बहुत अच्छी, अगर आप बजाएंगे तो ये भी काफ़ी अच्छी निकलेगी आवाज़। ठीक है, सो व्हेन वी प्लग द स्ट्रिंग ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट लाइक द सितार, द साउंड दैट वी हियर इज़ नॉट ओनली दैट ऑफ द स्ट्रिंग। तो जब हम कोई भी म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं तो जिस चीज़ को हम बजाते हैं, केवल साउंड उस चीज़ का नहीं होता है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि जो तारें होती हैं वो तो सितार में भी होती है, गिटार में भी होती है, लेकिन दोनों का साउंड कितना अलग होता है ना। तो क्योंकि वो जो म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट होता है वो पूरा होल होता है, उसका शेप, उसका साइज़, उसका बनावट, ये सारी चीज़ें डिटरमाइन करती है उसके वाइब्रेशन की आवाज़ कैसी होगी। ठीक है, द होल इंस्ट्रूमेंट इज़ फोर्स्ड टू वाइब्रेट। तो जब हम तार को ऐसे स्ट्राइक करते हैं तो पूरा का पूरा इंस्ट्रूमेंट वाइब्रेट करता है, जिसके की वजह से एक गिटार का साउंड अलग निकलता है और एक सितार का साउंड अलग निकलता है, इवन दो कि दोनों में ही स्ट्रिंग्स यूज़ होती हैं, है ना, क्योंकि गिटार का शेप अलग होता है, सितार का शेप अलग होता है, इसी वजह से दोनों में अलग तरीके की साउंड निकलती है। एंड इट इज़ द साउंड ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट दैट वी हियर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये समझने की ज़रूरत है। Similarly, when we strike the membrane of a mridangam, the sound that we hear is not only that of the membrane but the whole body of the instrument. तो वैसे ही जब हम एक मृदंग बजाते हैं तो उसका जो मेम्ब्रेन है उसका साउंड तो है ही, लेकिन जो मृदंग है उसका जो शेप है, उसका जो ओरिएंटेशन है उस इंस्ट्रूमेंट का, उसकी वजह से भी उस वाइब्रेशन का साउंड डिटरमाइन होता है। जैसे कि तबला और ढोलक और या मृदंग जिसको कहते हैं हम, सबका जो है सब में मेम्ब्रेन यूज़ होती है, बट तबले का साउंड अलग है और मृदंगम का साउंड अलग है ना, क्योंकि दोनों का शेप अलग है। तो जब हम मेम्ब्रेन को ठोकते हैं तो पूरा इंस्ट्रूमेंट वाइब्रेट करता है, जिसके की वजह से वाइब्रेशन की इंटेंसिटी में, वाइब्रेशन की पिच में डिफरेंस क्रिएट होता है और हम कहते हैं कि वो इंस्ट्रूमेंट इस इंस्ट्रूमेंट से अलग है। फाइन। अब पहेली क्या क्वेश्चन पूछती है, When we speak, does any part of our body vibrate? तो जब हम बोलते हैं तो क्या हमारी बॉडी का भी कोई हिस्सा वाइब्रेट होता है? जैसे मैंने चैप्टर की शुरुआत में कहा, आपके पास भी वोकल कॉर्ड है, मेरे पास भी वोकल कॉर्ड है, मेरे पास भी टंग है, आपके पास भी टंग है, बट मेरी आवाज़ डिफरेंट है, आपकी आवाज़ डिफरेंट है और बाकी दुनिया में सब लोगों की आवाज़ डिफरेंट है। इवन दो वी स्पीक द सेम लैंग्वेज, वी अंडरस्टैंड द सेम लैंग्वेज, तो भी हमारी आवाज़ सबकी अपनी अपनी अलग आवाज़ है। वो क्यों है? क्योंकि जैसे मैंने कहा कि म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट में सेम तारे यूज़ होती हैं, फिर भी उनके नाम अलग अलग जस्ट बिकॉज ऑफ देयर शेप। तो वैसे ही हमारी बॉडी का जो शेप है, हमारी बॉडी का जो साइज़ है, उसकी वजह से हम जब बोलते हैं तो हमारी वोकल कॉर्ड्स में वाइब्रेशन होती है। हमारी जीभ जो है इसमें काफ़ी हद तक सपोर्ट करती है। हम
कैसा साउंड निकालते हैं। जब ये जीभ ऊपर जाती है तो एक तरह का साउंड आता है, जीभ नीचे आती है तो एक तरह का साउंड होता है, और दांत भी हमारे इसमें काफ़ी मदद करते हैं हमारे पर्टिकुलर एक तरीके की साउंड को निकालने में। तो जैसे आप ये भी तय बता सकते हैं कि ये बच्चे की आवाज़ है, ये एक यंग पर्सन की आवाज़ है, या एक ये ओल्ड एज की आवाज़ है ना। इस तरह की आवाज़ों में भी आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो, क्योंकि जब कोई भी चीज़ हम बोलते हैं तो हमारी बॉडी वाइब्रेट करती है, तो वो वाइब्रेशन की इंटेंसिटी की वजह से हमारी अलग अलग साउंड आती है। तो जब हमारी बॉडी यंग एज में होती है तो वो अलग तरीके से वाइब्रेट करेगी, तो एक साउंड आएगा। जब हमारी बॉडी मैच्योर यंग होती है तो हमारी बॉडी से अलग तरीके का साउंड आएगा, अलग आवाज़ निकलेगी। तो जब हम ओल्ड एज हो जाएंगे तो हमारी वाइब्रेशन, हमारी बॉडी का शेप, साइज़ और जो मसल्स हैं उनका स्ट्रेंथ, वो सब चेंज होगा, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में वाइब्रेशन होगी, तो उसका अलग साउंड आएगा, है ना। तो यस, हमारी बॉडी में भी वाइब्रेशन होता है, हमारी वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करती हैं, हमारी जीभ इसमें हेल्प करती है, हमारे दांत इसमें काफ़ी हमारे हेल्प करते हैं ताकि हम एक पर्टिकुलर साउंड जो है वो प्रोड्यूस कर पाएँ। फाइन, होप करती हूँ कि आपको अभी तक का टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। एंड स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट्स देन यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल श्योरली रिप्लाई। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।